कॉलेज में जब मैं पढ़ता था, ये उन दिनों की कहानी है। मेरी याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। मेरे याद में आज भी रोती है एक ऐसी पगली दीवानी है। जय हिंद दोस्तों, मैं सत्यम ठाकुर आप लोगों को स्वागत करता हूं दरोगा अड्डा पे। और मुझे गाने का थोड़ा सा शौक़ है, इसलिए मैंने गुनगुनाया। पिछले क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था प्लासी की लड़ाई, बक्सर की लड़ाई। उसमें हमने देखा कि किस तरह अंग्रेज जो हैं वो पूरे भारतवर्ष पे, पूरे भारत में किस तरह राज करना शुरू करते हैं, पूरा आधिपत्य जमा लेते हैं। प्लासी की लड़ाई हुई, उसके बाद फिर बक्सर की लड़ाई होती है। इन दोनों लड़ाई के बाद लगभग भारत पर अंग्रेज़ों का आधिपत्य हो जाता है। उसके बाद अब जब अधिकार हो जाता है, अधिकार होने के बाद बहुत सारा अंग्रेज तो व्यापारी के रूप में आया ही था, लेकिन वो इस रूप में करने लगता है कि व्यापारी छोड़ के और इधर जो जनता को परेशान करना शुरू करता है, हर चीज़ में हस्तक्षेप करना शुरू करता है, धर्म के खिलाफ लोगों को भटकाना शुरू करता है, फूट डालो राज करो की नीति अपनाने को मजबूर करता है, तरह तरह के अंग्रेजी शिक्षा को अनिवार्य कर देता है। मतलब इस तरह का पूरा भारत में माहौल बना के रख देता है कि क्रांति का लहर ज़ोरों शोरों से उठ जाता है। और उसी समय सभी आदमी के साथ साथ कुछ सेना जो अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए थे, उन लोगों का बहुत ज़ोरों शोरों से गुस्सा उठता है। और गुस्सा उठने के बाद वो बहुत समझाते हैं, फिर भी अंग्रेज जो है वो नहीं समझ पाते हैं। और नहीं समझने के बाद क्या होता है कि वो इस तरह करने लगते हैं कि लोगों को मजबूरन हथियार और बम और बारूद गोला जो भी होता है उसका इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आज हम आप पढ़ेंगे, आज का कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि 1857 की क्रांति, जो भारत की पहला स्वतंत्रता संग्राम कहा जाता है, उसका शुरुआत कैसे हुआ, क्या कारण थे, कारण तो थे, कितने कारण थे, उसके बाद कहाँ के लोग कैसे उसमें पार्टिसिपेट किए थे, कौन कौन लोग भाग लिए थे, कैसे लोग उसका विरोध किया था। तो इसका बहुत अच्छा कहानी है। एक कहानी के रूप में आपको सब कुछ याद हो जाएगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को पूरा देखिए। देखिए 1857 की क्रांति से जो भी क्वेश्चन आता है वो आपसे छूटेगा नहीं। ये मेरा पूर्ण विश्वास है कि आपको नहीं छूटेगा। आप लोग ध्यान से देखिए और पूरा वीडियो देखिए। हम शुरू कर रहे हैं। जब 1800 की क्रांति की जब शुरुआत होती है तो आखिर क्रांति की शुरुआत हुई कहाँ से, कैसे हुआ? तो इसके बहुत सारे कारण थे, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण है, जैसे कि राजनीतिक कारण। अगर हम बात कर ले 1857 की राजनीतिक कारण का, तो राजनीतिक कारण में शुरू हो गया फूट डालो और राज करो, कानाफूसी शुरू कर दिया अंग्रेज। उसका बात उससे कह देता था, उसका बात उससे कह देता था। मतलब चुंगला जो होता है, चुंगलपन करना शुरू कर दिया। एक नंबर के चुंगला सब था अंग्रेज। इतना चुंगली किया कि अपना पैर पर खुद कुल्हाड़ी मारना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा कहानी, आप आगे देखिए क्या क्या करता है। और हमारे भारतीय लोग भी कोई कम नहीं थे, वो भी पुड़कस दिए, गर्दन पड़ले दिए। तो राजनीतिक कारण में फूट डालो राज करो की नीति को लेकर जो भारतीय लोग थे वो समझ चुके थे कि भाई एक नंबर का बदमाश टाइप का कर रहा है और हरामी पना कर रहा है, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर करके हम लोगों में भड़का रहा है। तो आदमी को दिख जाता है, दिखा, ये भी कारण था। दूसरा कारण की बात करें तो सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में सती प्रथा पर रोक लगाना शुरू किए लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा। लॉर्ड विलियम उस समय गवर्नर थे, लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए 1857 की क्रांति के समय लॉर्ड कैनिंग थे। हमेशा याद रखिएगा कि 1857 की जब क्रांति हुई उस समय गवर्नर की बात किया जाए तो लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन सती प्रथा पर पहला रोक जो लगाया गया वो इससे पहले आए थे, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा लगाया गया था। तो ये भी कारण था। अब भारतीय सोचे कि हमारा सामाजिक हमारा जो समाज है उसमें दखल अंदाजी कर रहा है, तो इसको लेकर क्रांति का लहर उठा। ये भी एक कारण था। तो समझ गए, सामाजिक कारण में सती प्रथा पर रोक, इसको लेकर भारतीय क्रांति किए।
तीसरा आता है। उसके बाद कहता है कि सामाजिकरण में दूसरा कारण था कि अंग्रेजी का अनिवार्य बनाना। अंग्रेजी को अनिवार्य बना दिया कि नहीं, अंग्रेज सबको हम अंग्रेज बनाएंगे। इसलिए किया कि हाँ, यह दिखाने के लिए, दिखावा के लिए किया कि चलो ऐसे अंग्रेज जो भारतवासी सोचेगा कि हमारा बच्चा के लिए अच्छा काम कर रहा है, अंग्रेजी सिखा रहा है। और हाँ, तो किसी के बच्चा के लिए अगर कोई काम करता है तो होता क्या है कि आदमी, गार्जियन जो होते हैं, माता पिता, वो सोचते हैं कि चलो उसका बात कुछ मान लेता है लोग कि चलो हमारे बच्चे के हित के लिए है। तो यही सोच के वो अपना नीति अपनाया कि अंग्रेजी को अनिवार्य कर लिया। लेकिन अंग्रेज यह भूल गया था कि यह भारत है। जब अंग्रेजी अनिवार्य कर दिया तो यही उसका पैर पे कुल्हाड़ी का काम किया। क्योंकि जब अंग्रेजी, जब हिस्ट्री पढ़ाया जाने लगा, ज्योग्राफी पढ़ाने जाने लगा, इकोनॉमी के बारे में पता चला, तो हुआ क्या कि अब जब भारतीय जब पढ़ते गए इंग्लिश, पढ़ते पढ़ते होता है कि वो जब देखते हैं कि भाई ऐसा हुआ, ऐसे औद्योगिक क्रांति होती है, ऐसे वहाँ के लोग स्वतंत्र है, कैसे दुनिया चलता है, कैसे किसी पर राज किया जाता है, कौन गुलाम है, कौन राजा होता है, कौन प्रजा होता है, इस सब कुछ के बारे में जानकारी ये लोग ले लिए अंग्रेजी के माध्यम से। अब यही सब विरोध करना शुरू किया आगे चल के कि भाई सारा देश में, सारा वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाया जाने लगा, सारा देश में इस तरह का माहौल चल रहा है और हम लोग क्या हैं, हम लोग गुलामी के पिंजरे में बंधे हुए हैं और हम लोग को हमारा शोषण किया जाता है, हम लोग का न ढंग से खाना मिल पाता है, न ढंग से कोई रोजगार है, कुछ नहीं है, फिर भी इतना काम कराया जाता है, बदले में कुछ नहीं दिया जाता है। तो इसको लेकर अंग्रेजी को अनिवार्य किया। तो सामाजिक कारण में ये भी एक शामिल था। तीसरा कारण था आर्थिक कारण। इसमें टैक्स दर में वृद्धि कर दिया, टैक्स इतना बढ़ाना शुरू कर दिया, हर आदमी से टैक्स, गांव से टैक्स वसूलना शुरू कर दिया। शहर से तो वसूलता ही था, उसके साथ साथ आपका अनाज जो भी कृषि का है, कृषि पर मतलब कि बहुत अधिक मात्रा में टैक्स बांधने लगा। अगर कृषि के संबंध में अगर हम बात करें कि जब अकाल पड़ जाती थी, जब बाढ़ आ जाता था, उस समय भी भारतवासियों को बख्शा नहीं जाता था और उस समय भी इन लोगों से टैक्स का मांग किया जाता था और बहुत अधिक मात्रा में। ऐसा नहीं कि हाँ अगर हम 50% लगाया है, चाहे 25% अगर हम टैक्स बांधे हुए हैं कि हाँ 1 क्विंटल आपको अगर उपजाते हैं तो 25 किलो हमको दीजिए, तो ऐसा नहीं कि उस समय कम कर दिया जाता था। ये नहीं देखा जाता था कि बाढ़ आया है तो कुछ कम कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। एक नंबर का वो सब हरामी टाइप का लोग था, कुछ नहीं मानता था। ज़्यादा बोलते तो आपको काला पानी की सज़ा दे देता, रंगून भेज देता, विरोध करने पे बहुत सारा सजा वो लोग देते थे। तो टैक्स की दर में भी वृद्धि जो है एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि आर्थिक कारण में था 1857 की क्रांति के कारणों में से। अब आता है तत्कालिक कारण। तो तत्कालिक कारण में क्या हुआ कि एक एनफील्ड राइफल आया, नया लॉन्च किया गया। उस राइफल को अंग्रेजों के द्वारा नया राइफल को लॉन्च किया गया। लॉन्च करने के बाद क्या होता था कि उस राइफल में एक बुलेट भरा जाता था जो कारतूस जिसको बोलते हैं। उस राइफल में कारतूस वाला एक बुलेट डाला जाता था। उस जो बुलेट था उसको उस राइफल में डालने से पहले दांत से खींचा जाता था, उसके पिन को दांत से खींच के उसके बाद राइफल में लोड किया जाता था, उसके बाद उसे फायर किया जाता था। लेकिन यह जान लें कि वह राइफल में गाय और सूअर का चर्बी जो था उसमें, मतलब दोनों का मिक्सचर था उसमें। तो इसको लेकर थोड़ा सा धार्मिक मुद्दा सवाल उठा कहीं ना कहीं। हिंदू कहने लगे कि नहीं इसमें गाय का चर्बी है तो हम इसको दांत से नहीं खींचेंगे, मुसलमान लोग कहने लगे कि इसमें सूअर का चर्बी है तो हम नहीं खींचेंगे। तो इसको लेकर भी सबसे बड़ा जो है तत्कालिक कारण यही माना जाता है कि जो चर्बी वाला कारतूस था उसका प्रयोग। उसके बाद आता है, ये हम बता ही दें कि एनफील्ड राइफल का विरोध, इसी के विरोध में तत्कालिक कारण था, बुलेट वाला बात बताया। उसके बाद इस जो एनफील्ड राइफल जो आया, एनफील्ड राइफल, इसका प्रथम विरोधी मंगल पांडे थे। एनफील्ड राइफल आया, इसका पहला विरोधी मंगल पांडे थे। मंगल पांडे आते हैं, मंगल पांडे थे कौन? तो मंगल पांडे बैरकपुर में 34 रेजिमेंट के सिपाही थे। मंगल पांडे जो थे वो बैरकपुर में 34 रेजिमेंट के सिपाही थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 को 2 अधिकारी हियरसे और बाग को गोली मार दिया। जबरदस्ती कर रहे थे। इनका कहना था मंगल पांडे जी का कि नहीं हम दांत से इसको नहीं खींचेंगे, लेकिन हियरसे और बाग जो 2 अधिकारी थे, पुलिस ऑफिसर थे, उन्होंने कहा कि आपको खींचना पड़ेगा
और उसको पिटाई भी किए, मंगल पांडे को मारे। तो इसी के गुस्सा होकर, और ज़्यादा गुस्सा आया इनको क्योंकि बिना मतलब का इनको पीटा गया। 29 मार्च 1857 को इन्होंने 2 अधिकारी हेयरसे और दूनबाग दोनों को गोली मार दिया। और तो जब गोली लगा अंग्रेजी अधिकारी को, तो उसी समय जोर शोर से जो है ये शुरू हो गया, आपका जो विद्रोह है वो शुरू हो गया। शुरू होने के बाद क्या होता है कि 8 अप्रैल 1857 को पांडे को फांसी हो गया। 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इतना क्रूर थे वो लोग। फिर अगर बात करें कि उसके बाद जब मंगल पांडे का जब समय समाप्त हुआ, जब उनको फांसी हो गया, उस समय मेरठ से भी जो है सबसे पहले अगर हम बात करें कि कहाँ से ये क्रांति का लहर उठा, तो मेरठ से। तो मेरठ से 10 मई को, हमेशा याद रखेंगे, मेरठ से 10 मई को ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 10 मई को जो है उठा, जो 3rd रेजिमेंट के सिपाही थे उन लोगों ने ये इसका शुरुआत किया। तो हुआ कि जब 3rd रेजिमेंट के सिपाही मेरठ से दिल्ली जा रहे थे हड़ताल करने और सरकार से यह पूछने के लिए कि भाई ये सब गलत है, इसको रोका जाए, तो क्या हुआ कि दिल्ली रास्ते में जब वो दिल्ली जा रहे थे तो रास्ते में उसको रोका गया। कुछ अंग्रेज सब आया और रोकना गया, मत जाओ, तुम इधर मत जाओ, तुमको वहीं, तुम जहाँ से आए हो वहीं चले जाओ। तो सब जो सिपाही सब थे सब अंग्रेज को पीटा बांध के उतरे, बड़ी मार मारा उधर ही। और मारने के बाद वो लोग छुपते छुपाते 3rd रेजिमेंट के सिपाही दिल्ली से अंग्रेजों की पिटाई की, ठीक है, तथा राजघाट के रास्ते, छुपते राजघाट के रास्ते लाल किला पहुंचते हैं, ठीक है। वो लोग राजघाट के रास्ते लाल किला पहुंचे। लाल किला पहुंचे तो उस समय दिल्ली में ये बैठा हुआ था आपका मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर, ठीक है, या आपका उसको बोल सकते हैं बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय, ठीक है। तो ये लोग जो थे इन्होंने खबर करवा दिए अंग्रेजों को कि देखिए ऐसा ऐसा सिपाही कुछ आया हुआ है और इधर यहाँ पे बहुत हड़दंगा मचा के रखा हुआ है। तो अंग्रेज वहाँ से आए, अंग्रेज आए तो फिर यहाँ पे इन लोगों को लाठी से पिटाई भी किए थे। जो 3rd रेजिमेंट के जो सिपाही से उसको पीट पाट भी किए थे। फिर इसको और उसको दबाने का काम जो है निकलसन जो है वह विद्रोह को दबाता है। जब दिल्ली में 3rd रेजिमेंट के सिपाही लोग जब मचा रहे थे बवाल, उस समय एक निकलसन, एक अंग्रेजी अधिकारी था, वह विद्रोह को दबाने का काम किया। अब इस बीच में क्या होता है कि जो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय जो था, यह क्या करता है कि आने के बाद क्या करता है कि यह जब अंग्रेज को खबर करता है, उस समय क्या होता है कि कुछ अंग्रेज से और कुछ ये जो सैनिक थे, जो यहाँ के मेरठ के सैनिक थे, इन लोगों के बीच में कुछ कानाफूसी कर देता है, इधर का बात उधर, उधर का बात उधर। तो यह बात अंग्रेज को पता चलता है। जब पता चलता है तो इसको मतलब कि ढूंढने लगता है, खोजने लगता है, पकड़ के पीटने के लिए। ये जाके जो है वहाँ पे छुप जाते हैं। जहांगीर का जो मकबरा था, जहांगीर के मकबरा में जाके यह छुप जाते हैं। और छुपने के बाद क्या है, वहाँ भी यह जो है पहुँच जाता है। अंग्रेज से पहुँच के उसको पकड़ के रंगून भेज देता है। रंगून भेजता है तो वहाँ पे उसका मृत्यु हो जाती है। रंगून आपका म्यांमार वर्मा में पड़ता है, वहीं पे उसका मृत्यु हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, भारत के लगभग जगहों से जैसे कि लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, फैजाबाद, बरेली, झांसी, बिहार, सभी जगह से 1857 की क्रांति का लहर उठना प्रारंभ हो गया। और लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ से 4 जून को यह शुरू हुआ था बेगम हजरत महल के द्वारा। लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा 1857 की क्रांति शुरू हुई और दमनकर्ता जो थे वो कॉलिन कैंपबेल थे। ध्यान से देखेंगे कि लखनऊ से 4 जून को शुरू हुआ बेगम हजरत महल के द्वारा, और दमनकर्ता कौन थे? दमनकर्ता का मतलब हुआ कि यह क्रांति को दबाने का प्रयास किया, सोचते थे कि इसको दबा दिया जाए, और दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल के द्वारा इसको दबा दिया गया। फिर उसके बाद कानपुर की बारी आई। कानपुर में भी 5 जून को प्रारंभ हुआ था नाना साहब के द्वारा। कानपुर में नाना साहब के द्वारा प्रारंभ हुआ और इसको भी कॉलिन कैंपबेल जो थे वो इसको दबा दिए।
कॉलिन कैंपबेल, ये जो कानपुर के जो नाना साहब थे, उनका क्रांति को भी इन्होंने दबाने का काम किया था। तो दमनकर्ता में कॉलिन कैंपबेल यहाँ भी आ जाएंगे। अब बारी आता है इलाहाबाद। तो इलाहाबाद की जो बारी आई कि इलाहाबाद में कौन शुरुआत किए थे इस क्रांति को, तो इलाहाबाद में लियाकत अली जो थे, इलाहाबाद में जो लियाकत अली थे, उन्होंने इस क्रांति की शुरुआत किया और दमन फिर वही कॉलिन कैंपबेल के द्वारा कर दिया गया। तो हम लोग अच्छा से याद करेंगे कि लखनऊ से बेगम हजरत महल के द्वारा शुरू हुआ। दमनकर्ता कौन थे? कॉलिन कैंपबेल। फिर कानपुर की बात आती है, कानपुर में नाना साहब थे। फिर दमनकर्ता कौन थे? तो कॉलिन कैंपबेल थे। फिर इलाहाबाद में अगर इलाहाबाद की बात करें तो लियाकत अली, इन्होंने यह क्रांति की शुरुआत की थी और दमनकर्ता फिर कॉलिन कैंपबेल। तो 3 इधर हम लोग याद किए। अब आते हैं इधर फिर फैजाबाद से अगर बात करें तो मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से शुरुआत किसने किया था? मौलवी अहमदुल्ला। फैजाबाद से कौन? मौलवी अहमदुल्ला। और दमनकर्ता की बात करें तो कॉलिन कैंपबेल। तो फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और दमनकर्ता कौन थे? कॉलिन कैंपबेल थे। बरेली से बात करें तो खान अब्दुल गफ्फार खां। बरेली से अगर 1857 की क्रांति का जो बिगुल फूके थे, क्रांति का बिगुल, बरेली से तो खान अब्दुल गफ्फार खां जी थे और इनके दमनकर्ता भी यही कॉलिन कैंपबेल ही थे। तो बरेली का खान से शुरू किए खान अब्दुल गफ्फार खां और इनका दमनकर्ता भी कॉलिन कैंपबेल आ गए। अब आता है झांसी, वही झांसी की रानी, जिसके 3-4 नाम है। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मणिकर्णिका, मनु, छबीली, इनका 4-5 नाम है, वो आप लोग को ध्यान रखना है कि इनका क्या क्या नाम है। तो झांसी से रानी लक्ष्मीबाई, इन्होंने यह क्रांति की शुरुआत किया था, लेकिन दमनकर्ता जो थे वो हीरोज थे, दमनकर्ता हीरोज थे। अगर अपना बिहार की बात करें तो बिहार से बाबू वीर कुंवर सिंह थे, ठीक है, और इसका दमनकर्ता जो है वो टेलर थे। तो हमने देखा कि एक बार फिर से इसको रिकॉल करेंगे कि फैजाबाद से कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला थे, दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल थे। बरेली से थे खान अब्दुल गफ्फार खां, दमनकर्ता कॉलिन कैंपबेल थे। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई थी, दमनकर्ता हीरोज थी। और यही हीरोज कहा था कि इस भारत में यह अकेली यह मर्दानी और मर्द की तरह लड़ने वाली औरत है जो अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ा के रख दी है। तो ये स्टेटमेंट भी पूछा जाता है कि किसने कहा था कि पूरे भारत में एक ही मर्द है जो अंग्रेज़ों का छक्का छुड़ा के रख दिया, वह औरत कौन थी? तो वही रानी लक्ष्मीबाई थी। हीरोज का स्टेटमेंट है। उसके बाद बिहार से वीर कुंवर सिंह थे और इसका दमनकर्ता टेलर को कहा जाता है। अब आते हैं रानी लक्ष्मीबाई से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा हम जान लें कि रानी लक्ष्मीबाई के बारे में थोड़ा सा संबंधित जो क्वेश्चन है उसको हम देख लें हम लोग। तो सबसे पहले जाने कि रानी लक्ष्मीबाई, उनका जो जन्म हुआ था, रानी लक्ष्मीबाई का जो जन्म हुआ था, तो जन्म की अगर हम बात करें तो जन्म, एक मिनट रेड मार्कर ले लें। हाँ, तो जन्म का अगर बात करें तो जन्म उनका 19 नवंबर 1828 को हुआ था। रानी लक्ष्मीबाई का जन्म 19 नवंबर 1828 को वाराणसी, जो यूपी में पड़ता है, जिसको बनारस कहा जाता है, तो यहाँ पे उनका जन्म हुआ था। कब हुआ? 19 नवंबर 1828 को। बचपन का नाम कई बार पूछ दिया जाता है, तो बचपन का नाम उनका था मनु, मणिकर्णिका, छबीली, ठीक है। तो बचपन का नाम, झांसी की रानी का जो बचपन का नाम था वो मनु, मणिकर्णिका और छबीली थी। उनके पिताजी जो थे वो मोरोपंत थे, पिताजी का नाम मोरोपंत था। पति थे गंगाधर राव। रानी लक्ष्मीबाई का इतना नसीब खराब था कि खुद 14 साल के थे और 80 साल का बूढ़ा से शादी हो गया उनका। मैंने समझ सकते हैं स्थिति क्या रहा होगा। 80 साल के बूढ़ा से उनका शादी करा दिया गया गंगाधर राव से, और 17 साल की, मात्र 17 साल की उम्र में जो लक्ष्मीबाई थी वो विधवा बन गई। 17 साल की उम्र में ही वो विधवा बन गई और गंगाधर राव तो पहले ही जाने के कगार पर थे ही, और 4 साल के बाद ही वो शादी उनको धारा नहीं चल दिए, 80 साल की उम्र में मर गए। उनके बाद झांसी की रानी ने एक बेटे को गोद लिया था, उनका एक दत्तक पुत्र था। तो दत्तक पुत्र जो उनका था वो दामोदर राव था, उनका नाम दामोदर राव रखा गया। जो वो दत्तक का मतलब होता है गोद लिया हुआ, एडोप्टेड सन।
उसके बाद कहता है कि रानी लक्ष्मीबाई को जो है घुड़सवारी और तलवारबाजी नाना साहब ने सिखाया था। हमेशा याद रखिएगा, रानी लक्ष्मीबाई को घुड़सवारी और तलवारबाजी नाना साहब ने सिखाया था। छबीली को जिंदा या मुर्दा पकड़ने पर हीरोज कहा था कि भाई हम 2 लाख रुपया देंगे, पकड़ में आ ही नहीं रही थी। मतलब कि अंग्रेज का तो छक्का छुड़ा के रख दिया था, पकड़ में ही नहीं आ रही थी। कहीं भी अंग्रेज कोशिश करके रह जाता था, लेकिन ये पकड़ में आती ही नहीं थी। तो हीरोज उस समय था, तो हीरोज कहा कि भाई जो रानी लक्ष्मीबाई को पकड़ के ला देगा जिंदा या मुर्दा, उसको 2 लाख रुपया हमारे द्वारा इनाम दिया जाएगा। तो ये हुआ, 2 लाख रुपये का इनाम था। किसके द्वारा, ये कुछ पूछा जाता है कि किसके द्वारा इनाम दिया गया, तो इनाम दिया जाने का मतलब ऐलान किया गया था, तो हीरोज के द्वारा। ठीक है। उसके बाद कहता है कि हीरोज एक बात और बोला था। क्या बोला था कि अंग्रेजों के छक्का छुड़ाने वाली एकमात्र भारतीय मर्द है लक्ष्मीबाई। हीरोज का स्टेटमेंट है कि गोली हीरोज ही मारा था। ठीक है। तो जब वो गोली मारा रानी लक्ष्मीबाई को तो वो गिरी, तो उसी समय हीरोज सलाम सैल्यूट किया और कहा कि आप जो है अंग्रेजों के छक्का छुड़ाने वाली एकमात्र भारतीय मर्द जो है वो आप हैं। कौन कहा था, तो हीरोज जी कहे थे। किसको, रानी लक्ष्मीबाई को। अब कहता है कि मनु की समाधि, रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ है, तो उनका समाधि ग्वालियर में, जो यूपी में पड़ता है, ग्वालियर में है। रानी लक्ष्मीबाई का जो समाधि है वो ग्वालियर में है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा लक्ष्मीबाई से यही क्वेश्चन था, एक बार और देख लेते हैं थोड़ा सा। जन्म उनका 19 नवंबर 1828 को हुआ, वाराणसी यूपी में। बचपन का नाम मणिकर्णिका छबीली था। पिता मोरोपंत थे, पति गंगाधर राव थे, 80 साल के थे। 17 साल की उम्र में विधवा बन गई। दत्तक पुत्र दामोदर राव थे। घुड़सवारी और तलवारबाजी नाना साहब जी सिखाए थे। इनको पकड़ने के लिए हीरोज जो है 2 लाख रुपए का इनाम रखा था। हीरोज एक बात और कहा था कि अंग्रेज के छक्का छुड़ाने वाली एकमात्र भारतीय जो मर्द है वो लक्ष्मीबाई है। उसका उनका समाधि स्थल कहाँ है, तो ग्वालियर मध्य प्रदेश में है। यही मनु की समाधि स्थल है। अब आते हैं हमारे बिहार के, ये भी 80-85 साल के थे, बाबू वीर कुंवर सिंह के बारे में जानते हैं कि क्या है उनका स्थिति, क्या वो थे, उनके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो कुंवर सिंह जो थे बिहार के थे, जगदीशपुर। बिहार के जगदीशपुर एक जगह है, वहीं उनका जन्म हुआ था। ये भी 84 वर्ष के थे कुंवर सिंह। और 1857 के, अब बात कर ले कि 1857 के क्रांति के प्रमुख प्रचार प्रसार का जो माध्यम था वो कमल का फूल और रोटी था। हमेशा याद रखेंगे कि 1857 के क्रांति के प्रचार प्रसार का माध्यम क्या था, तो 1857 के प्रचार प्रसार का जो माध्यम था वो था आपका कमल का फूल और रोटी। कमल का फूल और रोटी। इसके साथ ही अब हम आपको बताएंगे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि अगला टॉपिक रहेगा। वो बहुत ही इंटरेस्टेड, वो भी आपका स्टोरी है। बहुत ही इसी तरह कहानी के माध्यम से आपको हम सब कुछ याद करवा देंगे। और उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा और आपको याद भी हो गया होगा। तो आप लोग इसको देखिए और इसको शेयर भी कीजिए, सब्सक्राइब भी कर दीजिए और लाइक भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। और यह हमेशा याद रखिए कि जो भी हम जो आपको पढ़ाया जा रहा है मेरे द्वारा, वह कोई भी हो। हमने एक बार और भी चर्चा किया था कि बीपीएससी पीटी हो, बिहार एसआई हो, यूपी एसआई हो, बिहार सचिवालय हो, या फिर एसएससी जीडी हो, और बिहार एसएससी हो, या बैंक, रेलवे, जो भी एसएससी के जो जीके लेवल एग्ज़ाम होते हैं, जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्ज़ाम है, उसमें आपका सवाल कहीं से नहीं छूटने जा रहा है। आपको केवल इसको अच्छा तरह से देख लेना है, रिकॉल करते रहिए और देखते रहिए। आपको यह अच्छी तरह से याद भी हो गया होगा, उम्मीद करते हैं। तो जय हिंद। अब आपको फिर हम आपके सामने अगला टॉपिक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को लेकर हम उपस्थित होते हैं। अभी के लिए जय हिंद।